वो लौट ही आई। कुछ साल पहले मिलना और बिछड़ना तो जीवन का तरीका है, लेकिन बिछड़ना और फिर से मिलना जिंदगी की आस है। जुलाई की एक सुहानी दोपहर थी। सृष्टि कैफे में प्रवेश कर गई। उसने चारों ओर देखा और अपने दोस्त निमिष को एक मेज पर देखा जो उसे देख रहा था। वो मुस्कुराई और उसके पास चली गई। हेलो, उसने उसका अभिवादन किया। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और उसने हाथ मिलाया। इस तरह वे अपने जीवन में पहली बार मिले थे उस कैफे में। ये एक बहुत ही खास दोस्ती की शुरुआत थी। वे हॉली में और कुछ नाम की वेबसाइट पर मिले थे और कुछ समय के लिए बातचीत करते रहे थे। 1.5 महीने की चैटिंग और फोन कॉल्स के बाद उन्होंने एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। दोनों एक दूसरे के सामने कुर्सियों पर बैठे थे। मुस्कुराती भूरी आंखें और सुंदर लंबे काले बालों वाली सृष्टि 24 साल की चुलबुली लड़की थी। वो हाल ही में एक फाइनेंस कंपनी में सहयोगी के रूप में काम करने के लिए बेंगलोर आई थी। निमिष एक बुद्धिमान चेहरे वाला 26 वर्षीय लंबा मर्द था और जब भी मुस्कुराता था तो उसके गालों पर बहुत प्यारे डिंपल होते थे। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उस मुलाकात के बाद उन दोनों के दिन एक दूसरे से सुबह फोन कॉल से शुरू होते और रात को अंत होने लगे। वो एक टैक्सी में काम करने के लिए जा रहा होता था जब वह उसे बात करने के लिए फोन करता था। वो रात की पाली के बाद कुछ देर सोने के बाद ही जागती थी। उसकी आवाज हमेशा उसके चेहरे पर चमक लाती थी और वो मुस्कुरा देती थी। सभी दोस्त जानते थे कि उन दोनों को प्यार हो गया था। एक दिन सृष्टि अपने दोस्तों तान्या, अंजू और राकेश के साथ ऑफिस कैफेटेरिया में डिनर कर रही थी। तभी सृष्टि का फोन आया। फोन करने वाला निमिष था। उसने फोन उठाने की उत्सुकता में अपनी थाली लगभग पटक दी। हाय निमेश, खाना खा रहे थे क्या? तुमने अभी तक खाया है? वो अपने मुंह में डोसे का टुकड़ा डालते हुए बोली। नहीं, मैं अभी काम पर हूं। लगभग आधे घंटे में घर के लिए निकल जाऊंगा। परियोजना रिलीज इस महीने के अंत तक है, निमिष ने कहा। वो सिर हिलाने लगी और उसके मुंह से निकला फोन काट देने के बाद तान्या ने उसे बॉयफ्रेंड है कहकर चिढ़ाया। नहीं, हम तो बस दोस्त हैं, सृष्टि ने जवाब दिया, लेकिन उसके गाल लाल हो गए थे। बिल्कुल नए थे। सृष्टि को अब भी याद था कि पहली बार निमिष की बातों ने उसे छुआ था। वो एक शुक्रवार की रात अपने गृहनगर जा रहा था और उसने उसे ये कहते हुए संदेश भेजा कि वह सप्तांत के लिए दूर रहेगा। वे उस समय भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल नए थे। यह अजीब था, वो सोच रही थी। वो शहर के एक दूसरे से लगभग 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूर रहते थे और अक्सर नहीं मिलते थे। फिर भी जब वो शहर छोड़कर चला गया तो उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा चला गया था। एक सप्ताह के अंत में वो उसे डोंगलोर में अपने कार्यालय में ले गया। तुम केवल मेरे दफ्तर को देखने के लिए कितनी हसास थी, है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसने सिर हिलाया। स्वागत कक्ष में उसकी तस्वीर एक कैमरे द्वारा कैद की गई क्योंकि वहां वह एक अतिथि थी और उसे एक अतिथि आईडी कार्ड दिया गया था। वे दोनों उस मंजिल पर गए जहां वो काम करता था।
जब वो अपने वर्क स्टेशन पर काम करने लगा, वो उसके सामने एक कुर्सी पर बैठी देख रही थी। उसने अपने फिरोजा नीले रंग के बैग से एक पत्रिका निकाली और पढ़ने लगी। कुछ अन्य लोग भी सप्ताहांत में काम कर रहे थे। निमिष ने दोपहर के भोजन के समय अपना काम समाप्त कर दिया। उन्होंने पास के एक आंध्रा रेस्टोरेंट में एक साथ दोपहर का भोजन करने की योजना बनाई। जब वे लिफ्ट में थे, निमिष ने उसकी ओर देखा और कहा, आज क्या हुआ? आज तुमने जातीय कपड़े पहने हुए हैं। वो उस दिन हकोबा की कढ़ाई वाली सफेद सलवार कमीज और छोटे छोटे शीशों के काम वाली नीली और पीली बंदिनी दुपट्टा पहने हुई थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें शिकायत रही है कि मैं हमेशा जीन्स में ही होती हूँ, इसीलिए। वो भी मुस्कुराया। बाद में रेस्टोरेंट में उन्होंने थाली भोजन किया, जिसके बाद निमिष ने उसे उसके पेइंग गेस्ट आवास पर छोड़ दिया। बाद में वह दिन की घटनाओं के बारे में सोचकर बिस्तर पर लेट गई और वह बहुत खुश, बहुत ही जीवंत महसूस कर रही थी। वो शाम को फिर फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। सोने से पहले सृष्टि ने जो आखिरी बात सोची वह थी निमिष के बारे में। दोनों ने सोने से पहले एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज किया। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। उम्मीद। जब भी निमिष अपने गृहनगर जाता था, सृष्टि इतना खाली महसूस करती थी कि वो बस अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और टीवी चैनलों पर कुछ न कुछ देखती रहती थी। उम्मीद के साथ उसके फोन कॉल का इंतजार करती थी। वो उसे फोन करता ही था, चाहे वह कहीं भी हो, और दोनों एक दूसरे को बताते थे कि उनका दिन कैसा जा चुका था। जब अगस्त के अंत में उसका जन्मदिन आया, उस दिन वो अपने कमरे में बैठी उसके बारे में ही सोच रही थी कि तभी रात को निमिष ने उसको फोन करके उसे बधाई दी। किसी ने भी कभी उसको इस तरह आधी रात को फोन पर बधाई नहीं दी थी। उसके जीवन में उसके साथ सब कुछ कितना नया, कितना सुंदर था। वह उसे रोज देखना चाहती थी। वह निमिष के साथ काम करने वाली लड़कियों से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह निमिष को हर दिन देखती थी। उसे याद आया कि कैसे एक मुलाकात के बाद जब वे सड़क पार कर रहे थे तो उसने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा था। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। वो प्यार में थी, गहरा, पागल प्यार। घर वापस सृष्टि के माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बेटी जल्दी घर बसा लेगी। उसकी प्रोफाइल विभिन्न वैवाहिक वेबसाइटों में दर्ज की गई थी। अरेंज मैरिज वो आखिरी चीज थी जो वह अब चाहती थी। उसका हृदय निमिष के प्रति भावनाओं से भरा था, लेकिन किसी तरह निमिष ने कभी कोई रोमांटिक संकेत नहीं दिए थे। एक शाम सृष्टि और निमिष जेपी नगर में वुडी के रेस्टोरेंट में मिले। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, सृष्टि ने निमिष को उसके घर आ रहे शादी के प्रस्तावों के बारे में बताया। मुझे लगता है कि शादी करना तुम्हारे लिए एक अच्छा निर्णय है, निमिष ने कहा। ऐसा कहने के लिए वह उससे नाराज हो गई। अगर उसकी शादी हो गई तो वह एक दूसरे के इतने करीब कैसे रह सकते थे? कैसे? इस तरह के विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। लेकिन हमारा क्या? वो उसकी तरफ देखकर बोली। निमिष ने कहा, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इन शब्दों ने सृष्टि का दिल तोड़ दिया। लेकिन आई लव यू, वो बुदबुदाई दूर देखते हुए। अपनी आंखों के पीछे आंसुओं की बाढ़ को महसूस कर रही थी। उसने कोमलता से उसके हाथों को देखा और निमिष की हथेली अपने हाथ में लेकर उसे चूमा। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वो एकदम ठिठक गया, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या कहना चाहिए था। उसने निमिष का हाथ जाने दिया और चली गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बाद में शाम को निमिष ने उसे फोन किया। निमिष ने उससे कहा, अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मैं संपर्क में रहना बंद कर सकता हूं। वो उससे प्यार करता था या नहीं, जैसा वह चाहती थी,
वो अब उसे अपने जीवन से मिटा नहीं सकते। तो उसने कहा नहीं, ये आवश्यक नहीं है। ये मेरे लिए भी कठिन होगा, निमिष ने कहा। 14 फरवरी फिर से वैलेंटाइन डे था। निमिष के इनकार के 3 या 4 महीने के बाद की बात थी। सृष्टि रूठी हुई थी, लेकिन जिस एक को वो सबसे ज्यादा चाहती थी उसे वह नहीं दिखा सकती थी। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि कुछ भी नहीं बदला है, शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। वह रोज की तरह रात की पाली में काम कर रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, उसने निमिष को हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा मैसेज भेज दिया। उसने उसे भी यही कामना करते हुए वापस मैसेज भेज दिया। तुम अभी तक सोए नहीं हो? सृष्टि ने टाइप किया और मैसेज भेज दिया। बहुत बढ़िया इंग्लिश फिल्म देख रहा हूं, निमिष ने जवाब में मैसेज भेजा। बिना किसी स्पष्ट कारण के उसने महसूस किया कि उसमें जलन बढ़ रही थी। यहाँ वह थी, एक अच्छी दिखने वाली लड़की, इतनी वफादार, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और फिर भी उसने उसे हल्के में लिया था। हाँ, ये केवल मैं ही हूं जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, बाकी सब चीजें तो तुमको अच्छी लगती हैं, फिर भले वो कोई फिल्म ही क्यों ना हो, सृष्टि ने लिखा। निमिष ने तुरंत फोन किया। अब वो पागल हो रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कृपया हाँ कहो, उसने विनती की। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ, उसने धीरे और धैर्य से कहा। वो जानती थी कि वो भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी जुबान चलती रही। कृपया इसके बारे में सोचो, अगर तुम हाँ नहीं कहोगे तो मैं मर जाऊंगी। हाँ कृपया। सृष्टि, शांत हो जाओ, हम कल इस बारे में बात करेंगे, उसने उससे कहा। वो जानती थी कि वो हार गई थी और अब बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसने सॉरी बुदबुदाया और फोन काट दिया। उसका सिर घूम रहा था। अभी रोई तो समंदर होगा, इसलिए उसने शांत रहने की कोशिश की। बाद में राकेश उसके पास आया और पूछा, क्या हम नाश्ता करने चलेंगे? वो उठी और उसके साथ चली। शिफ्ट खत्म होने से पहले उनका नाश्ता सुबह 2:30 बजे था। तान्या उस दिन छुट्टी पर थी। नाश्ते के बाद राकेश ने लापरवाही से पूछा, क्या हम टहलने चले? आमतौर पर वह दिलचस्पी नहीं लेती, लेकिन उस दिन उसने परवाह नहीं की। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। वो नीचे जाने के लिए 7वीं मंजिल से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर सृष्टि ने विरोध नहीं किया। उसने भी उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। शायद उसे आश्चर्य हुआ होगा। वो उसके कंधे पर झुक गई। वे हाथ में हाथ डाले नीचे उतर गए। ये उसके बिल्कुल विपरीत था। वो ऐसी शख्सियत थी जो मस्ती के लिए भी कभी फ्लर्ट नहीं करती थी। क्या होगा अगर मैं उसे थोड़ा पकड़ लूं, वो सोच रही थी। मैं किसके लिए इतनी बेदाग हो रही हूं? जिस आदमी को मैं किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हूं, वो नहीं कह सकता कि वो मुझसे प्यार करता, भले मैं मर जाऊं। सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ देर चलने के बाद वे फिर से हाथ में हाथ डाले अपने काम पर चले गए। राकेश लड़कियों के साथ काफी सहज रहता था, लेकिन कभी हद से आगे नहीं बढ़ता था, इसलिए बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता था। और तब सृष्टि यही चाहती थी। किसी तरह उसने महसूस किया कि उसने इस चुलबुलेपन से निमिष से बदला लिया है। हालांकि निमिष को सृष्टि और राकेश के इस तरह हाथ पकड़कर घूमने के बारे में कुछ पता नहीं था और न ही कभी पता लगने वाला था। सृष्टि जानती थी कि वो भावनात्मक रूप से निमिष पर बहुत अधिक निर्भर थी। अगले कुछ दिन वो अपने अकेलेपन से संघर्ष करती रही। वो दोपहर में इंटरनेट कैफे जाती थी। वो कॉलेज के एक पुराने साथी के साथ बातचीत करने लगी थी। उसका नाम रोहन था। दरअसल कॉलेज में रहते हुए वे एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। जल्दी वे एक दूसरे को फोन पर बात करने लगे। वो तब काम नहीं कर रहा था। अपने शोध के लिए एक विदेशी विश्वविद्यालय में भर्ती होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने भी सृष्टि के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे उसने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। जब भी वे फोन पर बातें करते थे तो वो सोचती थी कि उसकी आवाज इतनी पवित्र, एक तीखी आवाज की तरह क्यों लग रही थी। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करना चुना
रोहन ने उससे कहा कि वह उससे मिलने उसके गृहनगर आएगा। वो प्रसन्न थी। सीधी सादी लड़की होने के नाते उसने अपने माता पिता को भी अपने जीवन में आने वाले नए आदमी के बारे में बताया। वे उसके लिए खुश थे। रोहन के आने की सुबह थी। सृष्टि अलग अलग कपड़े पहन पहनकर खुद को आईने में देख रही थी। उसकी माँ उसे ये चुनने में मदद कर रही थी कि उसे क्या पहनना था। अंत में उन्होंने लाल सुर्ख कुर्ता, नेकलाइन पर पीले रंग की पाइपिंग के साथ और पीले रंग का एक चूड़ीदार चुना था। रोहन शहर में उसका इंतजार कर रहा था। वो सागर रेस्टोरेंट गए। अभी दोपहर के भोजन का समय नहीं हुआ था और उसने कहा कि वह भूखा भी नहीं था। उसने सिर्फ एक एक ठंडा नींबू की शिकंजी का गिलास मंगवाया और उसे पिया। बाद में वे तारामंडल गए। हॉल में कृत्रिम तारों से जगमगाते आकाश की ओर देखते हुए वे एक दूसरे के बगल में पीछे की ओर झुक गए। अच्छा लग रहा है, सृष्टि ने सोचा। रोहन ने बाद में उससे माफी मांगी क्योंकि वह दोपहर के भोजन के लिए भुगतान नहीं कर सका था, क्योंकि वह उस समय बेरोजगार था। यह सृष्टि के लिए शायद ही मायने रखता था। उसने रोहन को अपनी सबसे चमकदार मुस्कान दी। रोहन ने उससे वायदा किया था, मैं अपना काम शुरू करने के बाद तुमको वो सब कुछ दूंगा जो तुमको पसंद है। चीजों की मैं तुम्हारे ऊपर बारिश कर दूंगा। बाद में शाम को वे समुद्र तट पर चले गए। हाथों में हाथ डाले चलते रहे और लहरें उनके पैरों को छू छू कर वापस जा रही थी। शहर छोड़ने से पहले वो सृष्टि के पिता से भी मिला। उन सभी ने समुद्र के किनारे के पास एक आलीशान रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर किया। रोहन ने सृष्टि से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। यह सृष्टि के जीवन के सबसे खुशी के पलों में से एक था। अंत में सब कुछ ठीक हुआ जा रहा था। कुछ दिनों के बाद सृष्टि वापस बेंगलोर चली गई। उसके दोस्त उसकी प्रेम कहानी में आगे जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तान्या और सृष्टि के केबिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे दफ्तर में। अरे तुम्हें पता है क्या, तुम दोनों को साथ में कहीं जाना चाहिए, किसी ट्रिप पर या कुछ और, तान्या ने सुझाव दिया। लेकिन हमने अभी शादी तक नहीं की है, सृष्टि ने कहा। वैसे भी तुम जल्दी एक दूसरे से शादी करने जा रहे हो, है ना? तो ये ठीक है, उसने कहा। सृष्टि ने बाद में कुछ सोचा। उसने और रोहन ने इस मामले पर चर्चा की और आखिरकार कोयम्बटूर में मिलने और वहां से ऊटी घूमने जाने का फैसला किया। वो काफी उत्साहित थे। उसने झटपट कुछ कपड़ों की खरीदारी की। उसने लेस ट्रिमिंग के साथ एक घुटनों की लंबाई वाली स्कर्ट और एक भूरे रंग की शर्ट खरीदी। निमिष और सृष्टि अभी भी दोस्त बने हुए थे, लेकिन किसी कारण से सृष्टि ने ऊटी जाने और रोहन के साथ एक होटल में रहने की अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं किया। रोहन और सृष्टि की मुलाकात कोयम्बटूर बस स्टैंड में हुई थी। ऊटी जाने वाली सभी बसें खचाखच भरी हुई थी। टैक्सी लेना बेहतर है, रोहन ने सुझाव दिया। वो सहमत थी। वे एक अन्य जोड़े के साथ साझा की गई टैक्सी में सवार हो गए। सृष्टि ने रोहन को टैक्सी का किराया सौंपा। दोपहर करीब 2:30 बजे वे ऊटी पहुंचे। उन्होंने एक अच्छे होटल में चेक इन किया। एक बार कमरे में जाकर दोनों फ्रेश हुए और फिर एक साथ आलीशान पलंग पर बैठ गए। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है, रोहन ने कहा। सिर्फ तुम और मैं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। रोहन ने उससे कहा, हमें एक दूसरे को वादा करना चाहिए कि हम अपनी सीमाओं को पार नहीं करेंगे। हम शादी के बाद एक दूसरे को पूरी तरह से साझा करेंगे। निश्चित रूप से, सृष्टि ने सहमति व्यक्त की। वो खुश थी कि वो इतना सभ्य था। वो एक साथ बिस्तर पर लेट गए। उसका सिर रोहन के कंधे पर टिका हुआ था। वो थोड़ा सा सरका और सृष्टि के चेहरे पर झुक गया और उसके होठों को अपने होठों से थोड़ा छुआ। सृष्टि ने उसे वापस चूमा। वे डबल बेड में गर्म और आरामदायक घंटों तक एक दूसरे को चूमते और छूते रहे। वे शाम को घूमने निकले। बाद में उन्होंने एक बढ़िया चीनी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाया। एक दूसरे की बाहों में एक रोमांटिक शाम के बाद वे एक दूसरे को बाहों में लेकर सो गए। अगली सुबह वे एक साथ बस स्टैंड गए। सृष्टि की बस रोहन की बस से पहले निकल रही थी। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा। रोहन ने उसे फोन करने का वादा किया। इंतजार।
कई दिन बीत गए। कुछ दिन तो रोहन लगातार फोन करता रहा, पर धीरे धीरे फोन कॉल कम होने लगी और जब भी वो सृष्टि से बात करता था वो खिंचा खिंचा सा और उदासीन तो लगता था उसकी आवाज से। रोहन ने सृष्टि को बताया कि रिसर्च फेलोशिप के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उसने उसे शांत करने की कोशिश की। बेंगलोर आओ, तुम्हें यहां नौकरी मिलेगी और हम एक दूसरे को अक्सर देख पाएंगे। ये विचार रोहन को ज्यादा पसंद नहीं आया। वास्तव में सृष्टि, मैं हमारे बारे में निश्चित नहीं हूं, रोहन ने कहा। सृष्टि अपने दिल को डूबती नाव की तरह महसूस कर सकती थी। कुछ भी रोहन को अपना मन बदलने के लिए मना नहीं सका। आने वाले दिनों में उसने उसके साथ सभी संचार बंद कर दिए और सृष्टि के फोन का जवाब देना भी बंद कर दिया। बस एक बार रोहन ने सृष्टि के फोन कॉल का जवाब दिया। उसका लहजा ठंडा था और बात बात पर एक अजनबी का बहवा। जब उसने कहा, मैं अभी व्यस्त हूं और कृपया फिर मुझे परेशान न करना, मैं तुमसे शादी नहीं करने जा रहा हूं, कोशिश करो और स्थिति को समझो। सृष्टि ने अपना गला संकुचित महसूस किया। वह एक वास्तविक कठोर झटका था। सॉरी, उसने कर्कश स्वर में कहा और फोन काट दिया। कुछ दिनों के बाद एक शाम सृष्टि को बहुत उदास लग रहा था और उसने निमिष को मैसेज किया। निमिष ने उसे वहीं फोन किया। सृष्टि की आवाज घुट रही थी। वह सिर्फ मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कहने में कामयाब रही। उसने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, तुम मुझे कब मिलना चाहती हो? मैं किसी भी दिन आऊंगा। वह उस दिन अपनी आवाज की कोमलता को कभी नहीं भूल पाएगी। एकांत रातों में वो अपनी आंखों में आंसू के साथ सोचती थी, निमिष, तुमने मेरे प्यार का जवाब प्यार से ही दिया होता तो मेरे जीवन में ये सब नाटक नहीं होता। निमिष उसकी आत्मा का साथी था। वो ये जानती थी ऐसा कुछ भी नहीं था जो दोनों ने एक दूसरे से शेयर नहीं किया, लेकिन निमिष ने अपने रिश्ते को दोस्ती के रूप में संदर्भित करना चुना। वो कहता था कि सृष्टि उसकी दोस्त से अधिक कुछ और नहीं थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, जिस तरह का प्यार आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो आपके जीवन में कुछ देता ही है। बहुत सोचने के बाद सृष्टि उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई जिसे उसके माता पिता ने चुना था। वो जानती थी कि वो निमिष का हमेशा के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपनी बात उसे बहुत स्पष्ट कर दी थी और वो उस स्थिति से डरती थी जहां वो अभी भी अविवाहित होगी और वो दूसरी लड़की से शादी करेगा। वो अब लगभग 28 वर्ष की थी। कुछ पुरुषों ने उसे पिछले कुछ वर्षों में कई प्रस्ताव भी भेजे थे। उसने उन्हें भी पसंद करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ऐसा था जैसे वो निमिष द्वारा किए गए किसी जादू के तहत थी कि कोई भी आदमी वास्तव में उसका दिल नहीं जीत सका, क्योंकि उसने पहले ही उसे हमेशा के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जो उसे नहीं चाहता था। शादी के बाद शाम के करीब 8 बज रहे थे। सृष्टि अपने गृहनगर जा रही थी। 2 हफ्ते में उसकी शादी होने वाली थी। वो और निमिष उनको मैसूर सैटेलाइट बस स्टैंड ले जाने वाली टैक्सी में साथ थे। निमिष ने उसे महंगी चॉकलेट का एक डिब्बा उपहार में दिया था। इस टैक्सी की व्यवस्था की थी और उसके बस का टिकट भी खरीद दिया था। उसने उसे शादी के तोहफे के रूप में नगद रुपयों के रूप में भी उपहार दिया था। उसने उसे पैसे लौटाने की जिद की थी, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। टैक्सी के पीछे बैठते ही उन्होंने हाथ पकड़ लिए। वाह, मेरी शादी हो रही है, सृष्टि ने कहा। वो उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी हथेली को थोड़ा सा दबा दिया। सृष्टि ने अजय से अरेंज मैरिज कर ली थी। शादी के लिए लड़के अजय को सृष्टि के माता पिता ने ही खोजा था
और उन्होंने ही शादी करवाई थी। वो कोचीन में रहता था। शादी के बाद एक दिन वे एक होटल के कमरे में थे। अजय बेंगलुरु में एक इंटरव्यू में शामिल होने आया था। शादी से पहले वो बेंगलोर जाने और वहां बसने के लिए तैयार हो गया था। ये सृष्टि की इच्छा थी। अजय को वो कंपनी पसंद नहीं थी जहां उसने इंटरव्यू दिया था, इसलिए वह नौकरी का प्रस्ताव नहीं ले रहा था। सृष्टि ने उनसे विनती की, कृपया अजय यहां नौकरी कर लो, बाद में हम दूसरी नौकरी की तलाश कर लेंगे। अजय जिद्दी था। मुझे तुम्हारे लिए वास्तव में खेद है, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। वह एक शांत सज्जन व्यक्ति था, लेकिन चरित्र में जिद्दी था। और रोते हुए बिस्तर के किनारे बैठ गए। वह पलट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उसे उसके आंसुओं की जरा भी परवाह नहीं थी। अगली शाम वह कोचीन के लिए जा रहा था। उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं यहां नौकरी के लिए प्रयास करता रहूंगा। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके दिल में एक डूबता हुआ एहसास था कि यह किसी भी तरह से काम नहीं करने वाला था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, अजय के फोन कॉल भी कम होते गए। उसने सृष्टि से कहा था कि वह कोचीन से ही बेंगलोर में नौकरी खोज लेगा। वो जानती थी कि ऐसा होने वाला था और उनकी शादी किधर जा रही थी। उसने अजय से प्यार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके अलगाव और स्वतंत्रता ने इसे और अधिक कठिन बना दिया। अब वो सबके सामने अजय की पत्नी थी, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं था। बाद में सृष्टि ने अपनी नौकरी छोड़ने और अजय के साथ कोचीन में रहने का फैसला किया। उसकी शादी अस्थिर हो रही थी। अजय अपनी पुराने कुंवारे दिनों की दिनचर्या में सहज हो रहा था। निमिष ने उसके हृदय के रिक्त स्थान को थोड़ा सा भर दिया था। वह पूरी तरह से असमंजस में थी। बेंगलोर छोड़ने से पहले वह निमिष के घर गई थी। उसने दरवाजे की घंटी बजाते ही उसके लिए दरवाजा खोल दिया। अंदर आओ। वह मुस्कुराया और उसे अंदर आमंत्रित किया। वे दोनों घर के अंदर जाकर लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गए। उसने उनके लिए उनके पसंदीदा रेस्टोरेंट से दोपहर का भोजन खरीदा था और घर ले आया था। उन्होंने बातें की और दोपहर का भोजन किया। दोपहर के भोजन के बाद वे सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। निमिष उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो उसके कंधे पर झुक गई। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट ली और उसकी बाहों में समा गई। उसने उसके लहराते काले बालों में अपनी उंगलियां दौड़ाई और उसके चेहरे पर छोटे छोटे चुम्बन देने लगा। जब वो उसके होठों के पास पहुंचा तो वह थोड़ा झिझक गई, लेकिन उसने मान लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह भी उसे लंबे समय से चाहती थी। उन्होंने धीरे धीरे और कोमलता से प्यार किया। प्यार के काफी लंबे दौर के पूरा हो जाने के बाद वो अपनी पीठ के बल लेट गई। उसके बाल तकिए पर थे। वो झुक गया, उसका चेहरा उसके ऊपर। उसने सृष्टि का चेहरा अपनी हथेलियों में थपथपाया और उसकी ओर कोमलता से देखा। मुझे और कौन इतना खास कुछ देगा। उसकी आंखों में आंसू चला गए। निमिष ने उन्हें पहुंच दिया और कहा, कोई आंसू नहीं, हम हमेशा करीब रहेंगे। निमिष ने अपना चेहरा सृष्टि की छाती पर रख लिया और आंखें बंद करके लेट गया। उनका रिश्ता एक पूरा चक्र घूम गया था। ये पूरा हो गया था। कुछ ही हफ्तों के बाद जैसे ही वह उसे कोचीन ले जा रही ट्रेन में अपनी ऊपरी बर्थ पर लेटी, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने अपना सब कुछ एक आदमी को दे दिया था और दूसरे के साथ रहने जा रही थी। ट्रेन के स्टेशन से निकलते ही उसका दिल टूट गया। उसने अपना फोन अपने सीने से लगा लिया। वो नया फोन निमिष की तरफ से विदाई उपहार था। उन्होंने कोचीन में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अजय उनके लिए पति से ज्यादा उसके कमरे में उसके साथ रहने वाले साथी के जैसा था। सृष्टि ईमानदारी से उसके लिए खाना बनाती थी और अजय भी मजे ले लेकर खाता था।
अजय ने कभी भी उसके साथ कोई सार्थक बातचीत करने का प्रयास नहीं किया। वे कभी एक साथ बाहर भी नहीं गए। एक रात उसने बिस्तर पर अजय से पूछा, बच्चे की कोशिश करें क्या? हमें एक बच्चा तो कर ही लेना चाहिए। अजय ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तब तक नहीं जब तक तुम नई नौकरी नहीं करने लगती हो। अजय के शब्दों ने सृष्टि के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको इतनी गहरी चोट लगी थी कि वो कुछ जवाब नहीं दे सकी। तो उसने बस अपना कंबल अपने चेहरे तक खींच लिया और अंधेरे में चुपचाप आंसू बहाने लगी। अगली सुबह जब वह अपना फोन देख रही थी तो निमिष का मैसेज व्हाट्सएप पर आया। हाय, उसने भेजा था। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। सृष्टि ने घबराकर वापस टाइप किया, हाय, आई मिस यू, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। निमिष ने टाइप किया। वो प्यार से शब्दों को देखती रही थी। उसने जवाब दिया। वे आधे घंटे तक बातें करते रहे। निमिष ने उससे कहा कि वो शाम को उसके साथ स्काइप पर वीडियो चैट करेगा। दोपहर की झपकी के बाद सृष्टि ने स्नान किया और अपने बालों में शैम्पू किया। वो निमिष को स्काइप पर देखने के लिए तैयार हो रही थी। उसने थोड़ा अपराध बोध से सोचा कि हाल ही में उसने अजय के लिए तैयार होना बंद कर दिया था। अजय ने वैसे भी कभी ध्यान नहीं दिया था उसके बनावट श्रृंगार की तरफ। उसने फ्लोरल प्रिंट की मैक्सी ड्रेस पहनी थी और अपने बालों को ब्रश करके अपने बाएं कंधे पर रख लिया था। उसने कुछ गुलाबी लिप ग्लॉस भी लगाया। निमिष ने उसे वादे के मुताबिक ठीक समय पर स्काइप पर कॉल की। जब सृष्टि ने अपने फोन पर उसका चेहरा देखा तो उसका दिल प्यार से भर गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने उसकी तारीफ की। वो उस पर शर्मा कर मुस्कुराई। उसने स्क्रीन पर निमिष की नाक को छुआ। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। मैंने अभी भी तुम्हारी नाक को छुआ है, वो हंस पड़ी। ओह, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसने मजाक में कहा। उन्होंने बहुत देर तक बात की। वस्तुतः अपने अपने घर में मीलों दूर बैठकर स्काइप पर साथ में चाय पी। वो अपने घर पर चाय के साथ बैठी थी और वो अपने घर में उसके साथ बात करते हुए। उस रात सृष्टि खुशी से सो गई और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि अजय ने उससे बात की या नहीं। वो चैट पर नियमित रूप से एक दूसरे से बातें करने लगे। जब उनमें से कोई भी खाली नहीं होता था तो वह एक दूसरे को ऑडियो संदेश भेजते थे। अजय अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वह किसी भी संचार उपकरण या उस मामले के लिए कुछ भी उपयोगकर्ता के रूप में ज्यादा रुचि नहीं रखता था। तान्या ने एक दिन सृष्टि को फोन किया। मेरी जान, मेरी शादी हो रही है, उसने खुशी से कहा। वाह, बहुत अच्छी खबर है, सृष्टि ने कहा। सृष्टि, तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? तान्या ने पूछा। हमेशा की तरह, सृष्टि ने उत्तर दिया। मैं तुमको अपने निमंत्रण की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। उसमें मेरी शादी का सभी विवरण है। तुम मुझे अपना नया पता भी भेज दो ताकि मैं तुमको छापा हुआ कार्ड भी डाक से भेज दूं। और तुम दोनों को मेरी शादी में जरूर आना है, ठीक है? तान्या ने कहा। मैं तुमको बता दूंगी, सृष्टि ने उत्तर दिया। जब अजय काम से वापस आया तो सृष्टि ने उसे अपने दोस्त की आने वाली शादी के बारे में बताया। उसने जवाब देते हुए सृष्टि का चेहरा तक नहीं देखा। अरे नहीं, मैं इतनी दूर यात्रा नहीं करना चाहता, ठीक है, तुम अकेले जा सकती हो। सृष्टि ने अजय को आगे मनाने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब उसने निमिष से बात की तो उसने तान्या की होने वाली शादी के बारे में बताया। वो बहुत खुश था। तुम इधर आ जाओ मेरे घर, तुम मेरे घर में रह सकती हो, निमिष ने कहा। मुझे इसके बारे में सोचना होगा, सृष्टि ने कहा। आखिर शादी का दिन भी आ गया। तान्या की शादी बहुत प्यारी थी। सब कुछ बहुत ही सुंदर ढंग से हो गया था। उसने अपने बहुत वर्षों से चले आ रहे बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर से बेंगलोर के सेंट जोसेफ चर्च में आयोजित एक खूबसूरत चर्च समारोह में शादी की थी। सृष्टि के अन्य दोस्त राकेश और अंजू भी शादी में थे। सबको तान्या की शादी पर एक साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा था। उत्सव खत्म होने के बाद निमिष
सृष्टि को लेने आया। जैसे ही वो अपनी कार से बाहर निकलकर उसकी ओर आया, वो सृष्टि को देखता ही रह गया, क्योंकि वो उसके शानदार फूलों वाले गुलाबी गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। निमिष को देखते ही सृष्टि के होंठ एक चौड़ी मुस्कान में फैल गए। निमिष ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। सृष्टि ने बिना किसी हिचकिचाहट के निमिष के हाथ को थाम लिया और वे कार की ओर चल पड़े। गाड़ी से अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए दोनों चुप थे। जैसे ही उसने उसके घर में कदम रखा, उसे याद आया कि वो पिछली बार वहां कब आई थी। उसके गालों पर अचानक ही लाली आ गई। तुम स्नान कर सकती हो और तरोताजा हो सकती हो, निमिष ने सुझाव दिया। निमिष ने टीवी ऑन किया और सोफे पर बैठ गया। वो अपना बैग लेकर बेडरूम में चली गई। वो उस सुबह बेंगलोर पहुंची थी और सीधे कॉक्सटाउन में तान्या के घर गई थी, जहां से वह तैयार हुई और दुल्हन के घर के लोगों के साथ शादी में गई थी। नहाने के बाद वह गुलाबी फूलों वाला सफेद नाइट गाउन पहनकर निकली। उसके गीले बाल उसके कंधों पर कमर तक खुले हुए थे। निमिष उसके पीछे आया और उसके बालों को सूंघा। बहुत ही सुगंधित, उसने कहा, और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर उसे चूम लिया। उसने अपनी बाहों को सृष्टि की कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया और उसके नाइट गाउन को खोलना शुरू कर दिया। ये उसके कंधे पर से नीचे फिसल गया और वो उसकी बाहों में चली गई। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। अर्ध अंधेरे में उसने उसे धीरे से उसके कपड़े उतारे और उन्होंने जोश से प्यार किया। बाद में जब वे एक साथ लेट गए तो सृष्टि ने निमिष से पूछा, हम क्या कर रहे हैं? ये कहाँ जा रहा है? उसने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं है, देखते हैं क्या होता है। हम बस प्रवाह के साथ जाएंगे। वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी गहरी भौहें एक साथ बुनी हुई थी और उसने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है कि यह संभव नहीं है, मैं शादीशुदा हूं। मैं किस झंझट में पड़ गई, हे भगवान। उसने नीचे अपनी गोद में रखे अपने जुड़े हुए हाथों को देखा। अब तुम चीजों को जटिल क्यों कर रही हो? हमने एक साथ इतना अच्छा समय बिताया। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। मैं अब और नाटक नहीं कर सकती। मैं अब दोहरा जीवन नहीं जी सकती। एक आदमी की पत्नी बनो। और तुम्हारी क्या रखेल, ये क्या है? यह लाभ देने वाले मित्र। तुम जानती हो कि ये ऐसा नहीं है, निमिष ने कहा। तो क्या है? मैं वास्तव में थकी हुई महसूस कर रही हूँ, सृष्टि ने कहा। वह उठकर किचन में पानी पीने चली गई। वो उसके पीछे गया। अब फिर से मीठी हो जाओ और मुझ पे गुस्सा मत दिखाओ। आओ, मैं तुम्हें बिस्तर पर ले चलता हूँ। उसने एक बार उसकी तरफ देखा और चुपचाप बेडरूम में चली गई। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात ना करने की ठानी। वो बस दूसरी तरफ मुड़ी और सो गई। अगली सुबह जब निमिष उठा तो उसके घर में सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था। उसने चारों ओर देखा कि क्या सृष्टि ने कोई नोट या चिट्ठी छोड़ी थी, लेकिन जाने से पहले सृष्टि ने कुछ भी लिखकर नहीं छोड़ा था। उसने अपना फोन चेक किया। उसके व्हाट्सएप चैट पर सृष्टि के कुछ संदेश थे। निमिष ने पढ़ना शुरू किया। सब कुछ के लिए धन्यवाद। मैं कुछ और जटिल नहीं करना चाहती हूँ। मैं कोचीन के लिए जा रही हूँ। कृपया कोशिश न करना मुझसे मिलने की। मुझसे संपर्क मत करना। हमने जो एक साथ किया था वो सिर्फ एक सपना था जिसे भुला देना चाहिए। अलविदा। निमिष ने आह भरी और सृष्टि के संदेश के समय की जांच की। उसने उन्हें सुबह करीब 6:10 पर भेजा था। व्हाट्सएप को आखिरी बार सुबह 6:15 बजे देखा गया था। सृष्टि घर वापस आ गई थी। वो उसकी पुरानी दिनचर्या में वापस आ गई। निमिष से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ था। वो जानती थी कि उसने केवल उसे संपर्क न करने के लिए कहा था, फिर भी अपने दिल के किसी कोने में उसे जवाब की उम्मीद थी। वो बार बार खुद को अपने फोन को देखने से रोकती थी और अपने हाथों को नियंत्रण में रखती थी। वो खुद को ये देखने से भी रोक लेती थी कि क्या उसने उसको कोई मैसेज भेजा था कि नहीं। अब लगभग 2 महीने हो चुके थे।
अब वो बार बार फोन खोलकर देखती थी कि कब निमिष फोन पर व्हाट्सएप में ऑनलाइन था। इस बार जब उसने व्हाट्सएप खोला तो मालूम चला कि निमिष ने उसका व्हाट्सएप सिर्फ 5 मिनट पहले खोलकर देखा था। उससे बिल्कुल कोई संचार ना मिलने की यह डूबती हुई भावना असहनीय, लगभग कष्टप्रद होती जा रही थी। और फिर जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर बैठी, उसके फोन में कंपन शुरू हो गया और आवाज आने लगी। जोर जोर से धड़कने लगे दिल को नियंत्रित करने हुए उसने अपना फोन अनलॉक किया और स्क्रीन पर देखा। आखिरकार निमिष का संदेश था, लेकिन जब उसने उसे खोला और पढ़ा तो उसकी सांसें लगभग बंद हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो मजाक कर रहा था या नहीं। ये क्या था? उसका संदेश पढ़ा। मैं अभी कोचीन में हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं, सिर्फ तुमसे बातचीत करने आया हूं। शाम 4 बजे तुम मुझे एमजी रोड पर कॉफी डे में मिलो। कॉफी डे पर जाने के लिए उसने ऑटो रिक्शा लिया। वो अपनी बाइक पर भी वहां जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से उथल पुथल में था और वो सवारी का जोखिम नहीं उठाना चाहती, जबकि उसका दिमाग पूरी तरह से विचलित हो गया था। उसने निमिष को कोने के एक मेज पर देखा और उसके पास जाकर उसके सामने बैठ गई। उसका चेहरा खींचा हुआ लग रहा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो उससे बात करने लगा। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं सॉरी नहीं कर रहा, वो सब कुछ बीत चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मेरे लिए तुम जैसा कोई खास नहीं है और न कभी होगा। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें शादी करने दी, तुम्हें किसी और को दे दिया। सृष्टि चुपचाप बैठी सोच रही थी कि वो क्या कहने जा रहा था। वो रुका और फिर आगे बोला, बहुत देर हो चुकी है, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने सीधी उसकी आंखों में देखा। वो उसकी निगाहों से निगाहें नहीं मिला पा रही थी। उसने अपनी हथेली उसकी हथेली पर रखी। मुझसे शादी कर लो, निमिष ने कहा। सृष्टि ने हाथ हटा लिया। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, तुम एक पति परिवार आदि हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ तुमको बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अगले कुछ क्षण वे मौन में बैठे रहे। बाद में वो चुपचाप बाय कहकर चली गई। साल बाद सृष्टि डिपार्टमेंट स्टोर में बच्चों के सामान को देख रही थी कि उसको नीली या गुलाबी टोपी खरीदनी चाहिए कि तभी कोई उसके पास आया। हाय सृष्टि, बहुत लंबे समय के बाद, तुम कैसी हो? वो उसका पुराना दोस्त राकेश था। उसने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। और तुमको बच्चे के लिए बधाई। कितने महीने का है? राकेश ने सृष्टि के बढ़े हुए पेट की तरफ संकेत करते हुए कहा। 6 महीने अब, उसने कहा। तभी उसका पति आया और राकेश को हेलो कहा। मेरे पति निमिष से मिलो। और फिर सृष्टि ने अपने पति निमिष को राकेश से मिलवाया। सृष्टि और निमिष की शादी को अब 1 साल से अधिक हो गया था, तलाक के करीब 6 महीने बाद। तलाक के लिए पूछे जाने पर अजय को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कुछ शुरुआती अनिच्छा और अपने परिवार से कुछ परेशानी के बाद हामी भर दी थी। कठिन समय था, लेकिन एक बार सृष्टि और निमिष की शादी हो गई तो जीवन में उससे अधिक मधुरता नहीं हो सकती थी। आखिरकार वो घर आ गई थी। दोस्तों, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और सृष्टि और निमिष आज भी बेंगलोर में सुंदर जीवन बिता रहे हैं अपने 2 बच्चों के साथ। उन दोनों की जोड़ी को देखकर ये बात अब सच लगने लगती है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, फिर इंसान भले ही कितने प्रयास करता रहे। दोस्तों, इस कहानी में पात्रों की निजता को ध्यान में रखते हुए हमने उनके असली नामों की जगह काल्पनिक नाम दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।